हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्टडी पॉइंट। हमने जो चैप्टर चुना है वो चैप्टर नंबर 15 है और ये क्लास 10th का है। चैप्टर का नाम है आवर इन्वायरमेंट। तो आज हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में अपनी जो नॉलेज है उसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं और इन्वायरमेंट से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं और उनका जो टॉपिक है और उनका जो अंडरस्टैंडिंग है, उनके जो कॉन्सेप्ट हैं, उनको आज हम समझने की प्रयास करेंगे। ठीक है। तो इन्वायरमेंट जो शब्द है अ, ये कोई छोटा शब्द नहीं बल्कि एक बहुत ही ब्रॉड सेंस में यूज़ किया जाने वाला जो है वो शब्द है। अब देखिए, मैंने लिखा है आवर इन्वायरमेंट। ठीक है। मैं पहले आपको ये बता दूं कि इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है। तो अगर हम इन्वायरमेंट का मतलब समझेंगे तो इन्वायरमेंट का मतलब होता है सराउंडिंग। ठीक है। सराउंडिंग का मतलब होता है कि हम जिस प्लेस पे रहते हैं, ठीक है, जिस भी प्लेस पे हम रहते हैं, जिस भी हम प्लेस पे रहते हैं उस प्लेस के चारों तरफ का जो एरिया है ना, उसे सराउंडिंग्स कहा जाता है। ठीक है। और उस सराउंडिंग में पाई जाने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं, यानी जितनी भी चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ऑल द थिंग्स विच आर प्रेजेंट अराउंड अस, वो सारी चीज़ें सराउंडिंग कहलाती हैं। तो ये जो सराउंडिंग होता है, इसमें जो भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होता है एनएल, एनएल का मतलब नॉन लिविंग, और एक दूसरा होता है जिसको बोलते हैं लिविंग। ठीक है। आप ये जानते हैं कि जो भी हमारे सराउंडिंग में मौजूद है उसमें जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो डिवीज़न का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, क्योंकि आपके सराउंडिंग में दो ही चीज़ें पाई जाती हैं, या तो वो चीज़ें लिविंग होंगी या वो चीज़ें नॉन लिविंग होंगी। ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट मतलब जो सराउंडिंग है, वो दो कंपोनेंट्स को मिलकर बना है। पहला है नॉन लिविंग और दूसरा क्या है, लिविंग कहलाता है। ठीक है। तो हमें ये समझ में आ गया कि जितनी भी चीज़ें हमारे चारों तरफ जो है वो मौजूद हैं, प्रेजेंट हैं, दे मेक द इन्वायरमेंट, दे मेक द सराउंडिंग। ठीक है। तो इन्वायरमेंट की डेफिनेशन यही है, द थिंग्स विच आर प्रेजेंट अराउंड अस या इन द सराउंडिंग इज नोन एज इन्वायरमेंट। ठीक है। इसी को हम बोलते हैं पर्यावरण। पर्यावरण का मतलब होता है पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मीनिंग है परि प्लस आवरण। परि मीन्स होता है चारों तरफ, आवरण का मतलब होता है एक कवरिंग। ठीक है। तो इन्वायरमेंट एक जो है वो हमारे चारों तरफ एक कवरिंग है जिसके अंदर चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, यानी नॉन लिविंग या जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अगर हम उनकी बात करें तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अवर इन्वायरमेंट इज़ कम्पोज ऑफ वेरियस बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। अब आप देखिए कि हम यहाँ पे जो लिखा गया है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो बायोटिक है, दूसरा है एबायोटिक। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बायोटिक का मतलब होता है लिविंग, ठीक है, और एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग। ठीक है, नॉन लिविंग। तो बायोटिक का मतलब लिविंग, एबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग। ये सारी चीज़ें हम आगे देखने वाले हैं। तो हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके दो कंपोनेंट है, एक तो बायोटिक और एक एबायोटिक फैक्टर्स। ठीक है। और ये दोनों जो फैक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट का मतलब होता है इनके बीच में रिलेशनशिप होता है, वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं। बायोटिक और एबायोटिक दोनों मिलकर आपस में इंटरेक्शन करते हैं और वो दोनों इंटरेक्ट करके क्या बनाते हैं, इन्वायरमेंट बनाते हैं। ठीक, आगे देखिए यहाँ पे लिखा है ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द इन्वायरमेंट। जो मानव गतिविधियाँ हैं जिसको बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ का मतलब होता है वो एक्टिविटीज़ जो ह्यूमन अपने इन्वायरमेंट में करता है उसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहा जाता है। जो भी चीज़ें हैं वो करता है, जैसे पोल्यूशन करता है या जंगलों की कटाई करता है या वो कोई इंडस्ट्री लगाता है या कोई भी एक्टिविटी वो करता है, सड़कें बनाता है, बिल्डिंग्स बनाता है, जंगलों को काटता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। और ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ का जो असर है, जो इम्पैक्ट है, वो इन्वायरमेंट की फंक्शनिंग पे पड़ता है, यानी जो इन्वायरमेंट है उसके फंक्शन पे करता है। या तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इन्वायरमेंट का डिस्ट्रक्शन होगा या तो इन्वायरमेंट अच्छा होगा, दो चीज़ें होंगी। एग्जाम्पल में मैं आपको बताता हूँ कि जैसे डिफॉरेस्टेशन कराया जाता है, यानी जंगल काटा जाता है, तो जंगल काटने की वजह से इन्वायरमेंट पे असर पड़ता है, इफेक्ट होता है। जैसे उसके अंदर जितने भी एनिमल्स होते हैं उनका जो इकोसिस्टम होता है वो गड़बड़ हो जाता है या उसका डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। तो ये लिखा है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, यहाँ पे जो चीज़ें लिखी गई हैं वो कहा गया कि जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उसका डायरेक्ट असर इन्वायरमेंट पे होता है। और किस पे होता है, तो उसकी फंक्शनिंग पे होता है। किसका, ह्यूमन एक्टिविटीज़ का। ठीक है। तो मैं अपनी बात समझा चुका हूँ कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ का जो इम्पैक्ट है वो इन्वायरमेंट की फंक्शनिंग पर पड़ता है। अब आप देखिए यहाँ पे एक चित्र बनाया गया है, इन्वायरमेंट लिखा है और इस इन्वायरमेंट से रिलेटेड
अब देखिए बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे दिखा दिया गया है ना, जैसे इसके अंदर डस्टबिन बनाया गया है, ट्री बनाया गया है, नल बनाया गया है, बाइक बनाया गया, पेट्रोल बनाया गया, बल्ब बनाया गया, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर बनाई गई। आप इसको ध्यान से देखिए कि इन्वायरमेंट के अंदर कितनी सारी चीज़ें मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स भी होते हैं, यानी इन्वायरमेंट किसका बना होता है, ये भी चीज़ें होती हैं। इकोलॉजी क्या होती है, इकोलॉजी क्या होती है, फूड चेन क्या होता है, ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। और इकोसिस्टम क्या है, ये भी सारी चीज़ें हमको आगे जो है वो पढ़ना है। इकोसिस्टम क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट क्या है, इकोलॉजी क्या है, फूड चेन क्या है, ये सारी चीज़ें आगे जो है वो पढ़नी है। ठीक है, मोस्टली अगर देखा जाए तो इकोलॉजी का मतलब होता है हाउस। क्या होता है, हाउस, यानी द स्टडी ऑफ द हैबिटेट एंड हैबिट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इकोलॉजी। ठीक है, ओकियोज, ये इकोलॉजी शब्द जो है वो ओकियोज से आया है, ओकियोज। ठीक है, ओकियोज से आया है, जिसका मतलब होता है हाउस। ठीक है, हाउस का मतलब अब आप हाउस में क्या करते हैं, या तो हैबिट होता है, या तो हैबिट होता है, या तो आपका हैबिटेट होता है, दो चीज़ें होती हैं, हैबिटेट या हैबिटेट होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये हमारा जो है इन्वायरमेंट का थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन है वो हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। आगे देखिए, अब इकोसिस्टम को पहले समझने की कोशिश करते हैं। देखिए लिखा है, इकोसिस्टम इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बायोस्फीयर। ठीक है, मैं आपको पहले इसके अंदर जो हमारा जो टॉपिक है उसको हम आपको ये बता दें कि सबसे पहला है कि इसके अंदर बायोस्फीयर क्या है ना। ठीक है, तो बायोस्फीयर मैं यहाँ पे पहले समझाता हूँ आपको कि बायोस्फीयर क्या है। ठीक है, बायोस्फीयर का मतलब होता है कि जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, यानी पृथ्वी का वो स्थान, ठीक है, हमारी प्लेनेट का वो स्थान जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, उस स्थान को बायोस्फीयर बोलते हैं। अब आप जानते हैं कि बायोस्फीयर वहीं हो पाएगा जहाँ पे तीन चीज़ें मौजूद होंगी। जैसे सबसे पहला है एयर, दूसरा है वाटर, तीसरा है जिसको हम बोलते हैं लैंड। ठीक है, ये तीन चीज़ें मौजूद होंगी। एयर को बोलते हैं एटमॉस्फेयर, जिसमें एयर पाया जाता है, उसके पूरे जो रियल्म्स हैं उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। वाटर को हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं और लैंड को लिथोस्फेयर बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि जिस प्लेस पे ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट होंगी वो स्थान क्या कहलाता है, बायोस्फेयर कहलाता है, क्योंकि वो प्लेस जो है वो किसी भी एनिमल या किसी भी प्लांट के रहने लायक होता है। ऐसे स्थान को बोला जाता है बायोस्फीयर। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, बायो, बायो का मतलब होता है कि पृथ्वी का वो स्फीयर, वो हिस्सा जहाँ पे लाइफ प्रेजेंट हो, उसे हम क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर बोलते हैं। वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि वेयर द लाइफ एग्जिस्ट, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है उसे ही क्या कहा जाएगा, बायोस्फीयर कहा जाएगा। अब हुआ क्या कि इसके अंदर ये बात बताई गई है कि जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम जो है वो बायोस्फीयर का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, यानी बायोस्फीयर का क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। अब इसके अंदर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या होता है कि जो बायोस्फीयर है वो छोटे छोटे यूनिट का बना है, जिसका नाम इकोसिस्टम है। ठीक है, अब इकोसिस्टम भी किसी का बना होगा, तो इको जो बायोस्फीयर है, वो जो बायोस्फीयर का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है उसे इकोसिस्टम कहा जाता है। ठीक है, इकोसिस्टम कहा जाएगा। इकोसिस्टम का मतलब होता है द इंटरेक्शन बिटवीन द एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स इज द कॉल्ड इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम आपने शब्द सुना होगा, इको फ्रेंडली बार बार सुना होगा, वही इकोसिस्टम से वो रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि जो इकोसिस्टम है हमारा, यानी जो बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है उसे इकोसिस्टम कहा जाता है, जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है किसी पर्टिकुलर एरिया में नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ इंटरेक्शन करता है और इन्वायरमेंट बनाता है, या अपने लाइफ को जो है वो रहने लायक बनाता है। तो वो सारी चीज़ें किसमें क्या कहलाती हैं, बायोस्फीयर कहलाती हैं। ठीक है, इकोसिस्टम जो है, फिर से बताते हैं कि इकोसिस्टम जो है वो बायोस्फीयर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म किसी पर्टिकुलर एरिया में रह के नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है, जैसे नॉन लिविंग कंपोनेंट का मतलब एयर, वाटर एंड सॉइल से इंटरेक्ट करके इन्वायरमेंट का हिस्सा बनता है। ठीक है, अब ये आगे यहाँ पे आता है कि द साइज ऑफ द इकोसिस्टम, यानी जो इकोसिस्टम की जो साइज है वो बहुत ही छोटी भी हो सकती है, स्मॉल भी हो सकती है, और बहुत ही बड़ी भी हो सकती है, जैसे कि रेन फॉरेस्ट। ठीक है, आप जानते हैं रेन फॉरेस्ट, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट आपने नाम सुना होगा, अमेजॉन जंगल जो है वो आपने सुना होगा, उसे अमेजॉन रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। तो मैंने ये बात बताई कि जो इकोसिस्टम है वो छोटा भी हो सकता है और इकोसिस्टम बहुत ही बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, छोटा कैसे हो सकता है, एक तालाब के बराबर हो सकता है या कोई गार्डन के बराबर हो सकता है, और बड़ा कैसे हो सकता है, तो हम ये बोलेंगे कि वो एक रेन फॉरेस्ट के बराबर भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ इकोसिस्टम भी दिया गया है, मैं उसको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ठीक है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम यानी घास के मैदान का इकोसिस्टम, वेटलैंड इकोसिस्टम,
डिजर्ट इकोसिस्टम, टेम्परेट फॉरेस्ट इकोसिस्टम, टुंड्रा फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट और टैगा फॉरेस्ट और आर्कटिक फॉरेस्ट और इक्वेटिक इकोसिस्टम भी हो सकता है। ठीक है, ये इकोसिस्टम आर्टिफिशियल भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है। आर्टिफिशियल में अगर हम देखेंगे तो आर्टिफिशियल में आ जाता है एक्वेरियम, आपने नाम सुना होगा एक्वेरियम, जिसमें मछली रखी जाती है, एक शीशे का जो है वो एक जार होता है, उसको एक्वेरियम बोलते हैं। ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो है वो बाहर से बनाया जाता है। यहाँ तक कि जो क्रॉप फील्ड होती है वो भी एक प्रकार से हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मान सकते हैं। लेकिन जो ग्रासलैंड है, फॉरेस्ट वारेस्ट है ना, ये सब इकोसिस्टम है, वो भी नेचुरल इकोसिस्टम है, उसके बारे में यहाँ बात की जाती है। ठीक है, आगे की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि मैंने अभी बताया आपको कि इकोसिस्टम के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक बायोटिक फैक्टर आता है और एक एबायोटिक फैक्टर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बायोटिक फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो बायोटिक फैक्टर्स के अंदर आते हैं प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर कौन होते हैं, तो आप जानते हैं कि इसको प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है, ये प्लांट्स कहलाते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। कंज्यूमर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, कंज्यूमर के अंदर कौन कौन लोग आते हैं, तो आप बोलेंगे हर्बीवोरस आते हैं, है ना। कंज्यूमर का मतलब होता है जो प्रोड्यूसर को खाते हैं। ठीक है, ये प्रोड्यूसर को खाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कंज्यूमर। तो वो हो सकता है हर्बीवोरस, ठीक है, वो हो सकता है कार्निवोरस, आपने पढ़ा होगा कार्निवोरस, और वो हो सकता है ओमनीवोरस। ठीक है, ओमनीवोरस हो सकता है। ठीक है, तो वह हर्बीवोरस हुआ, कार्निवोरस हुआ, ओमनीवोरस हुआ, ये सभी के सभी कंज्यूमर कहलाते हैं, जिसमें से जो हर्बीवोरस है वो प्राइमरी कंज्यूमर कहलाता है, कार्निवोरस जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाता है, और ओमनीवोरस जो है वो टर्शियरी कंज्यूमर कहलाता है। और जो नेक्स्ट है उसे बोलते हैं डिकम्पोजर। तो डिकम्पोजर की अगर हम बात करें तो वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, और एक और है जिसका नाम फंजाई है। ठीक है, तो ये फंजाई भी डिकम्पोजर के रूप में वर्क कर सकता है। तो बैक्टीरिया एंड फंजाई ये दोनों जो हैं वो डिकम्पोजर के रूप में काम करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो डिकम्पोजर है उसका वर्क क्या है। ठीक है, अगर हम डिकम्पोजर की बात करें तो डिकम्पोजर का जो वर्क है वो हम ये कह सकते हैं कि जो डिकम्पोजर का यहाँ देखा जाए तो जो वर्क है उसे ये कहा जाएगा कि इनका काम होता है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर की बात की गई, तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। अब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर कौन कौन से हो सकते हैं, तो आप जानते हैं वो है कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वो हो सकता है फैट्स, वो हो सकता है विटामिन्स। ठीक है, वो क्या हो सकता है, विटामिन हो सकता है, विटामिन्स, विटामिन्स हो सकता है। ये सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल के अंदर आती है, और इनको क्या किया जाता है, जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो इसको ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन का मतलब इसको ब्रेक कर देते हैं, छोटे छोटे जो है छोटे छोटे पार्ट में इसको जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। मैं फिर से लिखता हूँ, छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिंपलर फॉर्म। ठीक है, सिंपलर फॉर्म में बदल देते हैं। अब सिंपलर फॉर्म में क्या किया जाएगा, सिंपलर फॉर्म में जब बदला जाएगा तो वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, एब्जॉर्बेबल फॉर्म का मतलब वो इतना स्मॉल हो जाना चाहिए कि वो यूज़ में आ जाना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि इसके अलावा वो क्या करते हैं कि जो ये डिकम्पोज़र होते हैं वो मिनरल साइकिलिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, यानी सॉइल की जो मिनरल साइकिलिंग है ना उसको करते हैं, ये मिनरल साइकिलिंग को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये मिनरल साइकिलिंग में हेल्प करते हैं, और सॉइल की जो फर्टिलिटी है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है ना वो बढ़ाते हैं। तो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं कौन, डिकम्पोज़र। ठीक है, जो कि आगे चल के उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन बनता है। तो मैं फिर से एक बार बताता हूँ कि जो बायोटिक फैक्टर्स हैं उनके अंदर प्रोड्यूसर आता है, कंज्यूमर आता है और डिकम्पोज़र आता है, और ये डिपेंड करता है कि उनका न्यूट्रिशन कैसा है। ठीक है, ये न्यूट्रिशन कैसा है ये डिपेंड करता है। आगे अगर देखें एबायोटिक कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर नॉन लिविंग पार्ट आता है, इन्वायरमेंट का वो हिस्सा जो कि नॉन लिविंग हो वो आता है एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर। ठीक है, एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं, जैसे एग्जांपल हुआ एयर, वाटर, सॉयल, मिनरल्स, क्लाइमेटिक कंडीशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिजिकल फैक्टर में अगर देखा जाए तो जैसे सनलाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, प्रेशर एंड विंड, ये सभी के सभी जो यहाँ पे बताया गया है एबायोटिक फैक्टर्स में, ये सभी के सभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये मैं यहाँ पे से लिखूँगा कि यहाँ पे ये क्या करेंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो अफेक्ट करते हैं किसको,
इकोसिस्टम को, ठीक है, इकोसिस्टम को डायरेक्टली ये अफेक्ट करते हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा सनलाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, प्रेशर और विंड, ये सभी के सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं किसी भी इकोसिस्टम को चलाने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट, यहाँ पे देखिए मैंने एक चित्र बनाया है, इसमें है कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट में देखिए एक है नेचुरल और एक है बेटा ह्यूमन मेड, ठीक है। तो नेचुरल में आप देखिए वाटर है जो कि हाइड्रोस्फीयर कहलाता है, एयर जो कि एटमॉस्फेयर कहलाता है, लैंड जो कि लिथोस्फीयर कहलाता है, और जहाँ लिविंग थिंग्स अपने आप को सर्वाइव करते हैं उसे बायोस्फीयर कहलाते हैं। ह्यूमन मेड में अगर देखेंगे तो ये ऐसा इन्वायरमेंट है जिसको ह्यूमन ने अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू बनाया है, जैसे बिल्डिंग्स, पार्क, ब्रिज, रोड्स, इंडस्ट्रीज़, मॉन्यूमेंट्स, मतलब इमारतें, ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट में खुद ह्यूमन ने बनाई है। तो कुछ भी हो, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो आर्टिफिशियल हो या ह्यूमन मेड हो, वो सभी के सभी हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा होते हैं। तो वो चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। तो एक तो मैंने सीखा बायोटिक फैक्टर और एक सीखा हमने एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ें थोड़ा सा और देखते हैं। यहाँ पे देखिए आगे लिखा है कि द फूड मैन्युफैक्चर्ड बाय द प्रोड्यूसर फॉर सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज यूटिलाइज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द कार्निवोरस, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि जो भी फूड मैन्युफैक्चर किया जाता है किसके द्वारा, प्रोड्यूसर्स के द्वारा। प्रोड्यूसर कौन है, प्लांट है, मैं आपको बता चुका हूँ। और ये जो प्रोड्यूसर फूड बनाते हैं वो सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं, और जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कार्निवोरस के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा वो बताता हूँ कि जो प्लांट्स हैं, मैं यहाँ पे बताता हूँ कि जो प्लांट्स हैं वो फूड बनाते हैं, ये तो आप जानते हैं, ठीक है। फूड बनाते हैं, फूड बनाने की प्रोसेस क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस। क्या कहलाएगी, फोटोसिंथेसिस कहलाएगी, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है, यानी दैट इज़ ए वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ठीक है। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कैसे है, जब फोटोसिंथेसिस किया जाता है तो फोटोसिंथेसिस में बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, प्लस वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, प्लस क्लोरोफिल जो कि लीव्स में पाई जाती है उसका इस्तेमाल किया जाता है, क्लोरोफिल का इस्तेमाल किया जाता है, प्लस आप इसको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट, इन सब का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है फोटोसिंथेसिस में। और फिर हमें मिलता क्या है, यानी मिलेगा हमें फूड, मिलेगा फूड मतलब कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च मिलेगा, और उसके बाद हमको ऑक्सीजन जो है वो उसका बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलता है, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन है वो इन्वायरमेंट में चली जाती है, जो कि रेस्पायरेशन के लिए ह्यूमन इसको इस्तेमाल करता है या एनिमल्स उसको इस्तेमाल करते हैं। और जो ये फूड है ना, ये फूड, इस फूड को जो प्लांट है वो क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। अब स्टोर वो किस रूप में करेगा, तो ये भी ध्यान रखना है हमें, स्टार्च के रूप में वो स्टोर करता है। बाद में उसको अलग अलग प्रोडक्ट्स में स्टार्च के रूप में स्टोर करता है। और स्टोर कहाँ करता है, तो उसके लिए बहुत सारे मतलब जगह है जिसका नाम है रूट है, स्टेम है, लीव्स है, बर्ड्स है, सब जगह वो क्या करता है, प्लांट्स को, जो प्लांट है वो फूड जो प्रोडक्ट को स्टोर कर लेता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है, ये वाली बॉक्स में ये बताया गया है कि जो फूड प्रोड्यूसर्स के द्वारा यानी प्लांट्स के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है उसको कार्निवोरस के द्वारा यानी जो कंज्यूमर्स हैं उनके द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो यूटिलाइज़ किया जाता है, ठीक है। फूड जो है सिंपल सब्सटेंस से बनते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, अभी मैं पीछे बता चुका हूँ कि हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस और पैरासाइट्स, ठीक है, ये सभी के सभी कंज्यूमर के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक पैरासाइट एक टर्म है उसको मैं बता देता हूँ, पैरासाइट क्या है, ठीक है। पैरासाइट ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अदर्स पे यानी दूसरे पे डिपेंड होते हैं, अदर्स पे डिपेंड होते हैं, अदर्स डिपेंड फॉर फूड, ठीक है। यानी फूड के लिए दूसरे प्लांट्स या दूसरे एनिमल पे डिपेंड होते हैं और उनसे अपना जो नरिशमेंट है उसको प्रोवाइड करते हैं, यानी ऑब्टेन नरिशमेंट फ्रॉम अदर्स, ठीक है, ऑब्टेन नरिशमेंट फ्रॉम अदर्स, ठीक है। और बदले में उसे डिजीज़ पहुंचाते हैं, ठीक है, बदले में क्या करते हैं, उसे डिजीज़ पहुंचाते हैं। जिस पे ये पैरासाइट अटैक करते हैं, जिस पे ये रहते हैं, उसे हॉस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हॉस्ट कहा जाता है। तो पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स पर या दूसरे प्लांट्स पर जो है वो फूड के लिए डिपेंड होते हैं और उनसे अपना नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, मतलब ऑब्टेन करते हैं और बदले में उन्हें डिजीज़ पहुंचाते हैं और डिजीज़ पहुंचाते हैं उस प्लांट पे जिस पे पैरासाइट ने अटैक किया है, उसे हॉस्ट कहा जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, उसे हॉस्ट कहा जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म हो गया हमारा। आगे का जो टर्म है उसमें देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने अभी बताया है पैरासाइट्स के बारे में। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे एक चीज़ हमें देख लेनी है क्या, कि ये जो टर्म मैंने लिखा है कंज्यूमर, ठीक है, ये कंज्यूमर लिखा है मैंने। तो यहाँ पे देखिए लिखा है
कि कंज्यूमर ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये ध्यान रखिए, कंज्यूमर ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्रोड्यूसर पे डिपेंड होते हैं, किस लिए, फूड के लिए, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, ठीक। और दूसरी चीज़, दूसरे कंज्यूमर्स पे भी ये फीड करते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉप्स। क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रॉप्स इन्हें बोला जाता है, ठीक है। तो ये फूड जो है वो प्राप्त करते हैं। अभी मैंने कंज्यूमर्स के तरीके मैंने आपको बता दिए कि देखिए यहाँ पे कंज्यूमर के टाइप है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस एंड पैरासाइट्स, ये सभी के सभी कंज्यूमर हैं। पैरासाइट मैंने अभी बताया कि पैरासाइट जो है वो दूसरे बॉडी के ऑर्गेनिज्म पे दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पे रहते हैं, उन्हें हॉस्ट कहते हैं, वहाँ से न्यूट्रिएंट्स या नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे एग्जांपल पैरासाइट्स ऑफ मैन, अगर मैन के पैरासाइट की बात करें तो हम जो सर में जुएँ होते हैं, फ्लीज, मतलब लाइस और फ्लियाज, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पैरासाइट्स के रूप में वर्क करती हैं। पैरासाइट दो प्रकार के होते हैं, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। पैरासाइट्स, अभी मैंने बताया पैरासाइट्स के बारे में। पैरासाइट दो प्रकार के होते हैं जिसको बोलते हैं इंडो पैरासाइट्स, पहला है टाइप है इंडो पैरासाइट्स, और दूसरा है जिसको बोलते हैं एक्सो पैरासाइट, ठीक है। तो एक्सो पैरासाइट का मतलब होता है ये शरीर के बाहर रहते हैं, और एंडो पैरासाइट जो है वो बॉडी के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो इंडो पैरासाइट का जो एग्जाम्पल है उसको हम बोल सकते हैं टेप वार्म, जो किस बच्चों के पेट में पाया जाता है, एक वर्मी होता है। एक्सो पैरासाइट की अगर हम बात करें तो ये लाइस हो सकता है, जो मैंने आपको बताया था, और एक वो हो सकता है जिसका नाम है लीच, जो ये एक हिसाब से एक्सो पैरासाइट कहलाता है, ठीक है। चलो आगे की तरफ देखते हैं। मैंने अभी डिकम्पोजर्स के बारे में बताया भी था कि यहाँ पे जो देखो डिकम्पोजर्स लिखा है, इस डिकम्पोजर का मतलब क्या होता है कि जो डिकम्पोजर्स हैं ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो मैंने अभी बताया था अभी कि इनका काम होता है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होते हैं या डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, डेड प्लांट्स होते हैं, उनको ये क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे प्लांट हो, उनको डिकम्पोज कर देंगे और उनसे एनर्जी को निकालते हैं, उसको निकालते हैं, ठीक है। तो और डिकम्पोजर जो है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर बदल देता है, जो आगे चल के सॉइल में इस्तेमाल किया जाता है, यानी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ इस बारे में पीछे, ठीक है, आप उसको थोड़ा सा पीछे बैक करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लिखा है एनर्जी फ्लो इन द रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। एनर्जी फ्लो, तो एनर्जी फ्लो का मतलब होता है कि जो एनर्जी होगी वो हार्बीवोरस से कार्निवोरस, कार्निवोरस से ओमनीवोरस, और ओमनीवोरस से जो है वो डिकम्पोजर की तरफ जो है वो आएगी। इसका मतलब होता है कि हर्बीवोरस को, जैसे हर्बीवोरस ने प्लांट्स को खाया, वैसे ही कार्निवोरस हर्बीवोरस को खाएगा, ऐसे ही ओमनीवोरस कार्निवोरस को खाएगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है वो चलती रहे, और अंत में बैक्टीरिया और जो फंजाई है वो सबको डिकम्पोज करके मिनरल साइकिलिंग में हेल्प करके और जो इंपॉर्टेंट गैसेज होते हैं उनको एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। आगे की तरफ अगर हम बढ़ें थोड़ा सा, तो इकोसिस्टम का जो दूसरा पहलू है उसका नाम है फूड चेन, ठीक है। फूड चेन, फूड देखिए हम बहुत स्पीड से पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। फूड चेन एक ऐसा सीक्वेंस है, फूड चेन का मतलब होता है ये एक सीक्वेंस है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से लिंक होते हैं, ठीक है। क्यों 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 लिंक होते हैं, तो पहली तो चीज़ फूड के लिए, और फूड क्यों, एनर्जी के लिए, ताकि एनर्जी जो है वो फूड के माध्यम से एक ट्रॉफिक लेवल से, यानी एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जो है वो ट्रांसफ़र कर सके। और इसके अंदर क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करता है, यानी खाता है, ठीक है। जैसा कि अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए बनाया गया है कि यहाँ पे देखिए ये दिया गया है, ग्रास है, घास है, और ग्रास जो है यहाँ पे प्रोड्यूसर का काम कर रहा है, यानी भोजन बनाने का काम कर रहा है। इस ग्रास को खाएगा कौन, प्राइमरी कंज्यूमर है, उसका नाम है ग्रास हॉपर, ठीक है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे फ्रॉग जो है वो किसको खाएगा, ग्रास हॉपर को, जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर है। इसको कौन खाएगा, तो आप बोलेंगे स्नेक, जो कि टर्शरी कंज्यूमर है। स्नेक को कौन खाएगा, फाइनल कंज्यूमर हॉक है, हॉक मतलब चील या बाज जो बोल सकते हैं आप, वो खाएगा। उसके बाद अंत में जब इसकी डेथ हो जाएगी, यानी इसकी जब डेथ हो जाएगी तब इसको कौन खाएगा, तो वो बोलेंगे डिकम्पोजर। अब डिकम्पोजर क्या होगा, डेथ के बाद उसको ब्रेक कर देगा, ब्रेक करने के बाद उसको सॉइल में मिला देगा, यानी मिट्टी में उसको मिला देगा, ठीक है। तो ये कहलाता है ये कहलाएगा आपका फूड चेन। क्या कहलाएगा, फूड चेन कहलाएगा, ठीक है। तो ये फूड चेन कहलाता है। अब आगे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ है जिसको बोलते हैं फूड वेब। फूड का वेब का मतलब, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है, क्या बताया कि इसमें ग्रास हॉपर को फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को स्नेक खाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि फ्रॉग ही केवल ग्रास हॉपर को खाए, और भी बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिसको खा सकते हैं। या ऐसा ही नहीं है कि केवल स्नेक ही केवल फ्रॉग को खाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो इस तरीके से फूड वेब जनरेट होता है, ठीक है।
मैं आपको अगर नॉर्मली बताऊं तो किसी भी इकोसिस्टम के अंदर फूड चेन पॉसिबल है नहीं। फूड चेन को केवल हमें दिखाया जाता है जो कि एक चेन वाइज दिखाया जाता है, सीक्वेंस वाइज, ताकि बच्चा समझ जाए। एक्चुअली में फूड वेब एग्जिस्ट करता है। फूड वेब में क्या होता है कि अलग अलग ट्रॉफिक लेवल के जो फूड चेन्स होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं आपस में, ठीक है। नहीं, मोर देन वन फूड चेन, आप ऐसे बोल सकते हैं कि एक फूड चेन से अधिक अगर हो जाता है और वो आपस में कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो वो फूड वेब का निर्माण जो है वो करता है, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे, फूड वेब का निर्माण वो करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखिए, मैंने यहाँ पे इसको लिख भी दिया है। ये देखिए कि फूड वेब, यहाँ पे कि जो फूड वेब है वो एक नेटवर्क है कई सारे फूड चेन का, जो आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं अलग अलग ट्रॉफिक लेवल से। इसलिए कोई भी ऑर्गेनिज्म एक से अधिक फूड चेन में शामिल हो सकता है और एक से अधिक ट्रॉफिक लेवल में भी इन्वॉल्व हो सकता है। ये चीज़ें इसमें बताई गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आपका दिखाया गया है इसमें देखिए कि यहाँ पे ट्रीज़ है, इस ट्रीज़ को देखिए डियर खा सकता है ना, डियर को खा सकता है। यहाँ ग्रास है, अब ग्रास को माउस भी खा सकता है, ग्रास हॉपर भी खा सकता है, ग्रास हॉपर को फ्रॉग भी खा सकता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ऐसे देखिए इस माउस को स्नेक भी खा सकता है और स्नेक को ईगल भी खा सकता है। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि इसका मतलब होता है वेरियस फूड चेन्स, ऐसे बोलेंगे तो वेरियस फूड चेन, वेरियस फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड, ठीक है। वेरियस फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड, तो उसको जब ऐसा हो जाता है तो वो फूड वेब कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं ताकि हमारा सभी काम कंप्लीट हो जाए, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए ट्रॉफिक लेवल, अभी बार बार बात आ रही थी। ट्रॉफिक लेवल क्या है? ट्रॉफिक लेवल की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए ट्रॉफिक लेवल का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे वेरियस स्टेप्स होते हैं या लेवल्स होते हैं फूड चेन के अंदर, जहाँ पे फूड का या एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। यानी जैसे आपने पढ़ा हार्बीवोरस के बाद पढ़ा आपने कंज्यूमर्स, कंज्यूमर के बाद आपने पढ़ा डिकम्पोजर। तो ये जो हार्बीवोरस है, कार्निवोरस है और जो डिकम्पोजर्स हैं, ये ट्रॉफिक लेवल है, यानी ये उच्च लेवल के हैं, ठीक है। यानी इनके बीच में जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जिसमें से जो देखिए प्रोड्यूसर है वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, हार्बीवोरस है वो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल है। ये स्पेलिंग थोड़ी गलत होगी, देख लीजिएगा। कार्निवोरस जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। सेकेंड मतलब कार्निवोरस, ये जिनको सेकेंडरी कंज्यूमर कहा गया, वो थर्ड ट्रॉफिक लेवल में आते हैं। और जो लार्ज कार्निवोरस हैं, टर्शरी कंज्यूमर, ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में आते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे देखिए बनाया भी गया है कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल प्रोड्यूसर, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल प्राइमरी कंज्यूमर, थर्ड ट्रॉफिक लेवल सेकेंडरी कंज्यूमर, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल टर्शरी कंज्यूमर और एपेक्स प्रेडेटर जिनको डिकम्पोजर्स कहा जाता है। अब इसके अंदर कौन आता है? बैक्टीरिया और फंजाई, ठीक है। बैक्टीरिया और फंजाई इसके अंदर आते हैं। अब देखिए फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में ग्रीन प्लांट्स जो कि फूड बनाते हैं। हार्बीवोरस एनिमल में देखिए ग्रास हॉपर है, माउस है। कार्निवोरस में देख लीजिए फ्रॉग है, स्पाइडर है और फिश है। सेकेंडरी कार्निवोरस में देखिए तो स्नेक है और ये डॉग है। और फिर है वल्चर्स, ईगल्स, लायंस एंड टाइगर्स, ये सभी के सभी एपेक्स प्रेडेटर कहलाते हैं। और बाद में इनका अंत जो है वो डिकम्पोजर की जो है ना होना है। जब इनकी डेथ हो जाएगी तो इन सबको ब्रेक कर दिया जाएगा। अब देखिए जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं या नीचे से ऊपर की तरफ, देखिए जैसे या इधर से अगर हम ऊपर की तरफ जाएँ तो देखिए यहाँ पे जो ट्रॉफिक लेवल है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, दिस इज़ सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल एंड फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने देखी। तो ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो ट्रॉफिक लेवल होता है वो ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो चलता रहता है। तो ये कहलाता है, ऊपर वाला कहलाता है एपेक्स, ठीक है। और नीचे वाला जो है वो कहलाता है बॉटम, ठीक है। तो एपेक्स हो गया और ये बॉटम हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से आपको समझ में आई होगी। और ये आपका कहलाता है डिकम्पोज़र। इस डिकम्पोज़र के अंदर दो चीज़ें आती हैं जिनका नाम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जैसे पहला है बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया, और दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है फंजाई, ठीक है, फंजाई कहलाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है। तो आप समझ चुके होंगे कि व्हाट इज़ ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल का मतलब होता है स्टेप, ठीक है। इस किस स्टेप पे हम हैं। आगे देखिए, वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब, चैनल जो भी करिएगा कर दीजिएगा, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, नैतिक ज़िम्मेदारी है, उसको कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, पढ़ते हैं इसमें क्या कहा गया कि जो एनर्जी का फ्लो होता है, यहाँ पे देखिए लिखा है कि द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू डिफरेंट स्टेप्स, अलग अलग स्टेप के द्वारा जो एनर्जी का फ्लो होता है फूड चेन के अंदर, वो इंपॉर्टेंट एक टर्म है इसके अंदर, उसका नाम है यूनी डायरेक्शनल, ठीक है। यूनी डायरेक्शनल का मतलब होता है एक ही डायरेक्शन में होता है। इसका मतलब होता है कि जो एनर्जी ऑटोट्रॉप्स के द्वारा कैप्चर्ड की जाती है, ऑटोट्रॉप्स एनर्जी को कैसे कैप्चर करता है? सनलाइट से, ठीक है। डज नॉट रिवर्ट बैक टू द, वो सोलर इनपुट में रिवर्ट बैक नहीं होता है, ठीक। और ये आगे चल के हर्बीवोरस को पास हो जाता है, ठीक है।
यानी जो एनर्जी फ्लो होगा वो एनर्जी फ्लो देखिए सन से लेकर किधर की तरफ होगा, तो वो आखिरी डिकम्पोजर की तरफ होगा। ये कभी भी रिवर्ट बैक जो है वो नहीं आएगा। आगे देखते हैं क्या है। आगे इसमें बताया गया है कि लगभग 1% सोलर एनर्जी जो है जो पत्ती पे गिरती है, भाई 100% सोलर एनर्जी लीव्स पे गिरती है, उसका केवल 1% जो है वो प्लांट्स जो है वो एब्जॉर्ब कर पाता है और फोटोसिंथेसिस करता है, फिर फूड बनाता है। उनमें से ज़्यादा जो अमाउंट एनर्जी है वो लॉस हो जाती है, यानी मोस्ट ऑफ द एनर्जी लगभग 95 या 96% एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है व्हेन द ऑर्गेनिज्म ऑफ हायर ट्रॉफिक लेवल फीड ऑन द लोअर। कब? जब हायर ट्रॉफिक लेवल का ऑर्गेनिज्म लोअर ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को खाता है। यानी इसका मतलब हुआ है कि जो एनर्जी प्रोड्यूसर में है और जो एनर्जी प्रोड्यूसर में है वो जो लास्ट स्टेप का जो ट्रॉफिक लेवल वहाँ पहुँचते पहुँचते वो एनर्जी बहुत ही कम हो जाएगी, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, अच्छा अब अगर इसमें हम थोड़ा सा देखें, इसको हम थोड़ा सा जूम कर लें, अगर इस पाथ को थोड़ा सा जूम कर लें तो हमें देखने को क्या मिलता है। देखिए ज़रा, ये देखिए लिखा भी है द पाथ ऑफ एनर्जी फ्लो। देखिए एनर्जी फ्लो का यहाँ पाथ बताया गया है। ठीक है, एनर्जी फ्लो का पाथ यहाँ बताया गया। मैं आपको बताता हूँ कि ये ऐसे चलता है। ठीक है, एनर्जी फ्लो का पाथ जो है वो ऐसे चलता है। थोड़ा सा अगर हम देखें तो ये फूड चेन का जो है वो जो है डेफिनेशन है। देखिए क्या लिखा है, फूड चेन के अंदर ये बताया गया कि इकोसिस्टम के अंदर जो एनर्जी फ्लो कर रही है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म को पास हो रही है। आप देखते जाइए यहाँ पे, ये देखिए ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल और ये आखिर में डिकम्पोजर होता है। ये देखिए ये सन है, इस सन से एनर्जी जो है वो पास हो रही है। कहाँ पे जा रही है? तो आप बोलेंगे प्लांट्स को जा रही है। ठीक है, प्लांट्स जो है वो फूड बनाएगा, कुछ जो फूड है वो हीट के रूप में लॉस हो जाएगा, कुछ जो फूड है वो हीट के रूप में जो है वो लॉस हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसी मतलब जो फूड है, इस फूड को जो है वो माउस खाएगा, उसके बाद इसको कौन खाएगा? स्नेक खाएगा, वल्चर, और उसके बाद अंत में जो है वो इंड जो हो जाएगा, इंड जो हो जाएगा वो कहाँ होगा? डिकम्पोजर पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो बनी है यहाँ पे देखिए। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से जो एनर्जी है वो फ्लो करती रहती है इकोसिस्टम के अंदर। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। हमारी 7th स्लाइड में अगर देखेंगे तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा गया है देयर इज़ ओनली 10% फ्लो ऑफ एनर्जी। ठीक है, केवल 10% एनर्जी का जो है वो फ्लो होता है। ठीक है, केवल 10% एनर्जी का फ्लो होता है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक। ठीक है, 10% एनर्जी फ्लो करता है। मैं आपको बताता हूँ, अभी परेशान मत होइए। इस एनर्जी अब देखिए 90% एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है। तो 90% एनर्जी बार बार जो है वो हर ट्रॉफिक लेवल पे मतलब लॉस हो जाती है हर फूड चेन में। इसे बोलते हैं 10% ला, ये ध्यान रखिए। ठीक है, इसे बोलते हैं 10% ला। 10% ला मैं फिर बताता हूँ अभी। और 10% ला का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था लिंडमैन ने। ठीक है, तो लिंडमैन ने जो है वो 10% जो ला दिया था। अब देखिए इसमें क्या लिखा है कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो जाती है, किस रूप में? तो आप बोलेंगे हीट के रूप में। क्यों हो जाती है? क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को मेंटेन करना जो है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हर ट्रॉफिक लेवल पे ये काम होता है। जो लगभग 90% एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है और केवल 10% ही एनर्जी जो है वो हर ट्रॉफिक लेवल पे पहुंचती है। देखिए जैसे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताया गया है, मैं उसको बताता हूँ थोड़ा सा, आपको थोड़ा जूम करके बताता हूँ इसको थोड़ा सा, ताकि आपको समझ में आए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि 1000 जूल्स ऑफ लाइट एनर्जी, यहाँ पे देखो लिखा है कि 1000 जूल्स ऑफ लाइट एनर्जी जो है वो आई। ठीक है, यहाँ से तो यहाँ पे लिखा 10 जूल एनर्जी अवेलेबल एज अ फूड, और इसमें 10 जूल जो एनर्जी है वो केवल फूड के रूप में अवेलेबल है। अब अगर 90% लॉस हो गई, ठीक है, अब 90% लॉस हो गई, देखो लिखा भी है कि 990 जूल जो है वो इन्वायरमेंट में एनर्जी लॉस हो गई। ठीक है, अब बची 10 जूल एनर्जी। अब 10 जूल एनर्जी जो है वो ये इसको मिलेगा। अब इस 10 जूल एनर्जी का 10%, तो 10% बचा कितना? 1 जूल एनर्जी जो अवेलेबल है। तो 1 जूल एनर्जी अब इसको मिलेगा, यानी इस लाइन को मिलेगा। बाकी यहाँ जो 9 जूल एनर्जी इस डियर की थी वो लॉस हो गई। ठीक है, अब इसको मिलेगी 0.1 जूल, मतलब इसको 1 जूल एनर्जी मिली, और इसकी बॉडी में अब 0.1 जूल एनर्जी जो है वो बचेगी। ठीक है, और 0.9 जूल एनर्जी जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर लॉस हो जाएगी। तो आप हर बार देखिए कि केवल 10% ही एनर्जी हर ट्रॉफिक लेवल पे जो है वो आगे की तरफ जा रही है या क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा फूड चेन जो है वो लंबा नहीं हो सकता, क्योंकि आगे जाते जाते एनर्जी काफ़ी कम हो जाएगी।
तो हम ये कहेंगे कि जो फूड चेन है वो बहुत लंबी फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करती, लगभग 3 से 4 स्टेप में ही जो है फूड चेन ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आया कि मैंने क्या कहा कि 90% एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है। कहाँ पे लॉस हो जाती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि इन्वायरमेंट में लॉस हो जाती है। ठीक है, इन्वायरमेंट में लॉस हो जाती, किस रूप में हो जाती है ये भी ध्यान रखिएगा। तो आप बोलेंगे हीट के रूप में जो है वो लॉस हो जाती है। ठीक है, हीट के रूप में लॉस हो जाती है। और जो 10% यहाँ पे जो बताया गया है, 10% एनर्जी जो है 10% ये मतलब ये पास होती है। ठीक है, कहाँ पास होती है, तो आप बोलेंगे ईच ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, ईच ट्रॉफिक लेवल पे जो है वो पास होती है। क्लियर हो गया, तो ये हमें थोड़ा सा देखने को मिलेगा। चलिए आगे की तरफ देखिए इन फ्रॉम द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए आगे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मतलब एक टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जामिनेशन यानी बोर्ड में आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि समझ लीजिए कि ये इन्वायरमेंट की जान है, आप ऐसे समझ लीजिए। देखिए इसमें ये जो टर्म है ना वो डिपेंड करता है कि जब पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में किसी हार्मफुल चीज़ का एकुमुलेशन होने लगता है, या जो हार्मफुल चीज़ें होती हैं वो उसका एकुमुलेशन इन्वायरमेंट में होने लगता है, तो उसकी वजह से बहुत परेशानी आती है। तो उस परेशानी से रिलेटेड ये आपका जो है वो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है। ठीक है, ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन एक टर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा, हम इसको समझेंगे बहुत अच्छे से। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पेस्टिसाइड का मतलब होता है एग्रीकल्चर में जो फसल पे यानी क्रॉप्स पे जो पेस्ट लग जाते हैं, जो दीमक लग जाते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें पेस्टिसाइड कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ये एक ऐसा केमिकल है जो पेस्ट ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जिनका नाम इंसेक्टिसाइड है, जो इंसेक्ट मारने के लिए जो केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। वीडीसाइड का मतलब होता है जो घास को ग्रासेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाता है। फंजीसाइड्स जो फंगस को मारने के लिए किया जाता है। निमेटोसाइड्स जो निमेटो का मतलब होता है जो वर्म्स होते हैं उनको मारने के लिए किया जाता है। रोडेंटोसाइड्स जो स्क्वायरल या माउस इन सबको मारने के लिए खेतों के अंदर खास करके इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी सारी चीज़ें केमिकल्स हैं। ये केमिकल जो है वो हमारे इन्वायरमेंट में अगर इनका ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ किया जाए तो वो हमारे इन्वायरमेंट में डिपॉजिट होते रहते हैं। तो जब डिपॉजिट हो जाते हैं तो वो हमारे इन्वायरमेंट हमारे इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करते हैं, और जब उसको डिस्ट्रॉय करते हैं तो जाहिर सी बात है अगर इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय होगा तो उसकी वजह से दो लोगों को प्रॉब्लम होगी, एक तो प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब कितना किस पे प्रॉब्लम है ये डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा हार्मफुल सब्सटेंस या हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस एक्युमुलेट हो गया है इकोसिस्टम में। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड एक टर्म है, उसका नाम है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल का मतलब होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स, और मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कोई हार्मफुल कंटेंट। मैं आपको बताता हूँ उसमें कि कोई हार्मफुल जो कंटेंट है वो इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है, हार्मफुल कंटेंट जो है वो क्या कर जाए, इंक्रीज़ कर जाए, उसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अभी भी आपको नहीं समझ में आया होगा, मैं पढ़ता हूँ फिर आपको बताता हूँ। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा है कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है कि द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिक केमिकल। यानी ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर टॉक्सिक केमिकल यानी जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उनका कंसंट्रेशन धीरे धीरे यानी स्लोली इंक्रीज होता है। कहाँ पे, हर ट्रॉफिक लेवल में जब फूड चेन क्रॉस करता है। यानी जब फूड चेन किसी फूड चेन के अंदर जो ट्रॉफिक लेवल है उसके अंदर पहले ट्रॉफिक लेवल पे जितना हार्मफुल सब्सटेंस था, जब वो अगले ट्रॉफिक लेवल पे जाएगा तो वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये खास करके होता है हार्मफुल और पॉइजनस सब्सटेंस, जैसे कि डीडीटी का मतलब होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, इसका पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। आप इसको लिख लीजिएगा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, मैं बाद में अभी लिख भी दूंगा। तो ये जो है हार्मफुल और पॉइजनस सब्सटेंस जैसे कि डीडीटी जब छिड़काव किया जाता है यानी स्प्रिंकल किया जाता है पेस्ट को मारने के लिए, किस पे, प्लांट्स पे, तो वो फूड चेन में इंटर कर जाता है। यानी ये जो केमिकल है वो फूड चेन में चला जाता है। तो फूड चेन में जब चला जाता है तो वो जब हर ट्रॉफिक लेवल पे जाता है तो वो हर ट्रॉफिक लेवल में उसका जो अमाउंट है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, बढ़ता जाता है। मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखिए यहाँ पे एक दिखाया गया है, देखिए आप थोड़ा सा, ये देखिए एक डीडीटी का कंसंट्रेशन दिखाया गया है, आप इसको देख लीजिए थोड़ा सा। मैं इसको थोड़ा खिसकाता हूँ, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे देखिए, ये देखिए वाटर बना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए वाटर है, देखिए लिखा है कि वाटर में डीडीटी का जो कंसंट्रेशन है वो है 0.03
0.003 ppm पार्ट्स पर मिलियन, इसको बोलते हैं पी पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, इसका मतलब होता है 10⁶ में, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। तो यहाँ पे देखिए डीडीटी का जो कंसंट्रेशन है वो इतना है, लेकिन जब वो अगले ट्रॉफिक लेवल पे गया, यानी इस वाटर में जो जू प्लैंक्टन है, तो उसके अंदर डीडीटी का कंसंट्रेशन हो गया 0.04 ppm। फिर अगला जब इसको फिश ने खा लिया तो ये हो गया 0.5 ppm। फिर आगे गया तो ये हो गया 2 ppm। फिर आगे हो गया फिश ईटिंग बर्ड में 5 ppm। तो आप देखिए कि यहाँ पे मतलब धीरे धीरे जो कंसंट्रेशन है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब जब कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा कि इसका जब कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, देखिए जैसे यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ गया, अब जब कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो ये जो चिड़िया हैं यानी जो बर्ड्स हैं, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो बर्ड्स हैं, ये बर्ड्स के जो एग हैं उस एग की जो मतलब उसका जो कवरिंग है वो बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो ये जो प्रोसेस है ना, ये बनने की जो प्रक्रिया है, उसमें ये जो डीडीटी है वो इंटरफेयर करता है। और जब इंटरफेयर करता है तो इसकी जो शेल होती है, यानी जो अंडे की जो शेल होती है, जो एग शेल, तो जो एग शेल होती है वो नहीं बन पाती। तो जब नहीं बन पाती तो होगा क्या कि जब वो अंडे देगी तो वो उसकी प्रीमेच्योर ओपनिंग हो जाएगी, यानी जो वो अंडा होगा वो अंडा जो है वो प्रीमेच्योर ब्रेक कर जाएगा, यानी टूट जाएगा। कब? क्योंकि आप जानते हैं एक पीरियड होता है जिसके अंदर उसके अंदर से बच्चे हैच करते हैं, ठीक है, यानी जो चिड़िया होती हैं वो हैचिंग कराती हैं। तो जब वो हैचिंग करती हैं तो प्री मेच्योर हैचिंग हो जाएगी। जब प्री मेच्योर हैचिंग होगी तो जितने भी बर्ड्स उसके भाई उनका एक टाइम होता है कि 15 डेज़ के अंदर इसकी हैचिंग हो जाएगी, उसके अंदर से बच्चे निकलेंगे और वो आगे चल के बड़े होंगे। लेकिन जब जो एग का जो शेल है उसके अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट की जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। तो जो एग शेल है उसकी प्रीमेच्योर यानी बहुत ही अर्ली ब्रेकिंग हो जाएगी, जल्दी ब्रेकिंग हो जाएगी और हैचिंग जल्दी हो जाएगी। तो उस कंडीशन में जो उसके अंदर बच्चा है, जो मतलब जो बर्ड्स के जो बच्चे हैं वो मर सकते हैं, यानी वो मर जाएंगे, यानी उनकी डेथ हो जाएगी। जब डेथ हो जाएगी तो धीरे धीरे हमारे पृथ्वी से जो बर्ड्स हैं वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। और आप ये जानते हैं कि बर्ड्स को बहुत सारी बर्ड्स हैं, जैसे हैग हुआ, मतलब हैन हुआ, डक हुआ, ये सारे बर्ड्स जो हैं वो हमारे इंडिया में खाए भी जाते हैं। तो वो क्या होगा कि ह्यूमन मेटाबॉलिज्म में इंटर करेगा और धीरे धीरे क्या होगा आगे चल के ह्यूमन की मेटाबॉलिज्म यानी ह्यूमन की भी डेथ होने लगेगी। दिस इज़ कॉल्ड बायो मैग्नीफिकेशन, यानी बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम, कुछ और बचा है तो उसको भी देख लेते हैं। देखिए हाँ, आगे तो बचा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ओजोन डिप्लीशन, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको क्या बताऊँ, ठीक है। ओजोन इसका मैं कलर थोड़ा बदल देता हूँ ताकि आपको अच्छा लगे, ठीक है। ओजोन डिप्लीशन कहलाता है, देखिए ओजोन डिप्लीशन, ठीक है। ओजोन डिप्लीशन का मतलब क्या है, पहले मैं आपको बताता हूँ ओजोन है क्या। तो हम बोलेंगे ओजोन एक लेयर है, ठीक है। मैं अपने स्तर से पहले समझा दूँ फिर मैं पढ़ता हूँ। एक लेयर है और ये लेयर कहाँ है, तो आप बोलेंगे स्ट्रेटोस्फेयर में। हमारी एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर हैं, उसमें एक स्ट्रेटोस्फेयर लेयर है, वहाँ पे ये पाई जाती है, ठीक है। ओजोन का जो फार्मूला है यानी इसका जो सिंबल है वो है O3। O3 का मतलब वो ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल, यानी 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ये ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिए, ओजोन एक आइसोटोप है, वो भी किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है। आइसोटोप है किसका, ऑक्सीजन का एक आइसोटोप है, कौन, ओजोन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि ओजोन एक लेयर है जो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। इसका जो सिंबल है वो O3 होता है और ये एक आइसोटोप है ऑक्सीजन का। तो ओजोन के बारे में कुछ नॉलेज हो गई। और ओजोन डिप्लीशन जो आगे लिखा है उसका मतलब क्या होता है, ओजोन का डिस्टर्बेंस या ओजोन का डिस्ट्रक्शन। डिप्लीशन का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, ठीक है। डिप्लीशन का क्या मीनिंग होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि ओजोन का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, यानी डिप्लीशन का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, ठीक। ओजोन करता क्या है ये भी सीख लेते हैं, ठीक है, साथ साथ में। तो अगर हम ओजोन को सीखने की बात करें तो ओजोन जो है इसका काम होता है, ये एक लेयर है ना, तो ये प्रिवेंट करता है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी पर पहुंचने पर। हार्मफुल यूवी रेज यानी अल्ट्रावायलेट रेज है, इसको मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है या इसको पृथ्वी पर जो है वो नहीं पहुंचने देता, यानी एब्जॉर्ब कर देता है और पृथ्वी पर ये पहुंचने नहीं देता है, यानी इसको अर्थ पर नहीं आने देता है। क्योंकि अगर ये आ जाएगा तो उसकी वजह से दो प्रॉब्लम होगी। तो पहला होगा
जिसको हम जानते हैं एक डिजीज़ है उसका नाम है काटारैक्ट यानी मोतियाबिंद, और एक दूसरा है जिसका नाम है स्किन कैंसर। ये दोनों चीज़ें जो है वो ह्यूमन में देखने को मिलेंगी, या इस पृथ्वी पर जितने भी जानवर हैं उनको देखने को मिलेगा अगर ओजोन यानी अल्ट्रावायलेट रेज अगर हमारी पृथ्वी पर पहुँच जाती हैं। चलिए अब इतना पढ़ाने के बाद अब हम जो लिखा है उसी को देख लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा है देखिए, लिखा है ओजोन इज़ एन आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, यानी ओजोन जो है वो ऑक्सीजन का क्या है, एक आइसोटोप है। ओजोन परफॉर्म्स एन इसेंशियल फंक्शन ऑफ सील्डिंग द सरफेस ऑफ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन। ओजोन का काम क्या होता है कि जो हमारी पृथ्वी है उसको शील्ड करना, उसको बचाना, उसकी सुरक्षा करना, उसको प्रोटेक्ट करना, किससे, तो आप बोलेंगे अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन, यानी सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनसे प्रोटेक्ट करना किसका काम है, ओजोन डिप्लीशन, मतलब उसका वो किसका काम है, ओजोन का काम है। ठीक है, दूसरी देखिए, दूसरा पॉइंट है ओजोन लेयर एक अर्थ की ऐसी लेयर है जो एटमॉस्फेयर में पाई जाती है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ओजोन कंसनट्रेटेड होता है, और वो लेयर का नाम क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर। देखो लिखा भी है इट इज़ फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, तो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन का कंसनट्रेशन ज़्यादा रहता है। दूसरी चीज़ लिखा है कि ओजोन लेयर जो है वो हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। मैंने इसको पॉइंट वाइज लिखा है ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। आगे लिखा देयर आर सेवरल रीजन फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ठीक, अब हमारा जो टॉपिक है वही आ गया कि ओजोन का डिप्लीशन होता है। ठीक है, ओजोन का डिप्लीशन होने के कई कारण हैं, वो हम नीचे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैं अभी इस चित्र को जो है वो बाद में आपको दिखाता हूँ, पहले पूरा पढ़ा देता हूँ फिर चित्र को दिखाता हूँ, फिर उसके अंदर बताएंगे। चलिए अब देखिए उसके कई कारण हैं, ये देखिए कौन कौन से कारण हैं हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो कारण लिखा है कि द फोर मोस्ट यानी जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन कारण है उसका नाम है CFC। ये एक गैस है CFC, इसका पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जैसा कि मैंने देखो लिखा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यहाँ पे लिख दिया है। और दूसरे जो फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल यानी CFC के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो ओजोन डिप्लीशन करते हैं यानी ओजोन का डिस्ट्रक्शन करते हैं। उसमें एक पॉल्यूटेंट है, एक प्रदूषक है जिसका नाम है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो है वो भी मतलब ओजोन डिस्ट्रक्शन का काम करता है, ओजोन डिप्लीशन का काम करता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है व्हेन द हार्मफुल केमिकल्स, जब हार्मफुल केमिकल जैसे कि CFC इसको जब एयर के अंदर रिलीज़ किया जाता है तो ये अपर एटमॉस्फेयर में जाके इकट्ठा हो जाता है, एक्युमुलेट हो जाता है, और ओजोन से रिएक्ट करके उसकी थिकनेस को, यानी ओजोन की थिकनेस होती है उस थिकनेस को कम करने का काम करता है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर यानी ओजोन में छेद हो जाता है, उसकी लेयर पतली हो जाती है, तब उसे हम ओजोन डिप्लीशन या ओजोन होल के नाम से जानते हैं। ठीक है, जब रिडक्शन होता है थिकनेस में तो उसे कहा जाता है ओजोन होल। ठीक है, ओजोन होल। एक चीज़ मैं आपको यहाँ और बता दूँ कि जो इसकी थिकनेस है ना उसको उसकी थिकनेस को नापने की एक यूनिट है, उसको हम बोलते हैं डॉप्सन यूनिट। ठीक है, डॉब्सन यूनिट, डॉप्सन एक साइंटिस्ट का नाम है, और डॉप्सन यूनिट इसको हम शॉर्ट में DU बोलते हैं। ठीक है, DU बोलते हैं, ये डॉप्सन यूनिट कहलाता है, और डॉप्सन यूनिट से ही जो है जो ओजोन की लेयर है उसकी थिकनेस को मेज़र किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ओजोन होल। ठीक है, क्या कहलाएगा, ओजोन होल, और ये डॉप्सन यूनिट जो है वो कहलाएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ें। यहाँ पे देखिए अगला अगला जो टॉपिक है वो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, मैं उसको थोड़ा सा बताता हूँ आपको। लिखा है कि द ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर, यानी जो ओजोन लेयर है ना एटमॉस्फेयर में, जो ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे पतली होती जाती है और ख़त्म होती जाती है, जिसकी वजह से ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेज हमारी पृथ्वी पर आना शुरू कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि एक एंटार्कटिक होल, एंटार्कटिका में एक होल है ओजोन लेयर में जो कि क्लोरीन मॉलिक्यूल्स की वजह से हुई है। किसकी वजह से, क्लोरीन मॉलिक्यूल्स। और ये क्लोरीन मॉलिक्यूल मिला कहाँ से, तो आप बोलेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा हमारे इन्वायरमेंट के अंदर बढ़ता जा रहा है। ये खास करके AC से ज़्यादा होता है। ठीक है, AC और फ्रिज है जिसको रेफ्रिजरेटर बोलते हो आप लोग, उसी से ज़्यादा होता है। तो बहुत सारे हैं, जैसे स्प्रे हुआ, क्लोरीन स्प्रे, ये सारी चीज़ें जो है वो मतलब ओजोन डिप्लीशन का जो है वो कारण बनते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें हमें थोड़ा सा देखने को मिली, हम पढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और अब हम आते हैं इसमें ओजोन लेयर डिप्लीशन में। ये जो आपका जो चित्र था उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे देखिए लिखा है कि ओजोन लेयर डिप्लीशन में आप देखिए कि यहाँ से देखिए अल्ट्रावायलेट ए, दो प्रकार की अल्ट्रावायलेट होती है, अल्ट्रावायलेट ए एंड अल्ट्रावायलेट बी। ये ओजोन लेयर, यहाँ पे देखिए ओजोन लेयर है जो कि अल्ट्रावायलेट पृथ्वी पर आने नहीं देती। ठीक है, देखिए लिखा भी है ओजोन लेयर शील्ड अर्थ फ्रॉम UV रेज, आने नहीं देती। ये देखिए यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर जो कि 10 से लेकर 50 किलोमीटर हमारी पृथ्वी के ऊपर पाया जाता है। ठीक, और एक और लेयर है इसका नाम है ट्रोपोस्फेयर, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर के नीचे, यानी हम ट्रोपोस्फेयर में रहते हैं, आप ऐसे समझिए 10 से लेकर 50 किलोमीटर की डिस्टेंस तक होता है। ठीक है,
ये देखिए CFC मॉलिक्यूल क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जैसा कि नाम पता चला है, क्लोरीन फ्लोरीन और कार्बन तीनों मिलकर बनाते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन मॉलिक्यूल यहाँ पे दिया गया है O3 मॉलिक्यूल। यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो क्लोरीन एटम को तोड़ देती हैं, ठीक है, एटम अवे फ्रॉम द CFC, ठीक है, क्लोरीन एटम को तोड़ देती हैं। अब क्लोरीन एटम जो है वो ओजोन के साथ जो है वो मिल जाता है, ठीक है, और ये जो द क्लोरीन एटम ब्रेक्स अप एन ओजोन मॉलिक्यूल, और ओजोन मॉलिक्यूल को जो क्लोरीन एटम है वो ब्रेक कर देता है और ओजोन लेयर में होल बनाता है। ये मॉलिक्यूल जो बचते हैं वो आगे चल के क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए ओजोन कम करने वाले केमिकल कौन है, तो देखिए लिखा भी है CFC, ठीक है, जो कि कहाँ से निकलता है, एरोजॉल इन स्प्रे, रेफ्रिजरेंट्स और सॉल्वेंट्स, यहाँ से मिलता है। HCF हाईली एक्टिव, तो एरोजॉल, रेफ्रिजरेंट, सॉल्वेंट्स। हेलोन्स जो कि फायर एक्सटिंग्विशर से, मिथाइल ब्रोमाइड जो कि पेस्टिसाइड से जो है वो प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये ओजोन डिप्लीशन जो है वो पढ़ लिया है, और ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट जो है वो इन्वायरमेंट से संबंधित क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है। अब लास्ट में जो इम्पोर्टेंट आपको बताना है वो ये है कि आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और इसको शेयर कीजिए, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, शेयर इसको कीजिए। अगर आपको इस चैनल मतलब आपको कुछ समझ में आया है तो आप उसको कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। तब तक के एंजॉय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।